फ्रेंड, इस डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। वहाँ तो मैंने आपको समझा दिया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षवेता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। ठीक है, तो इसमें क्या है हम इसको देख लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप घर पे हो तो प्लीज़ जहाँ भी हो एक कॉपी और पेन ले लो, क्योंकि मैं यहाँ डायग्राम के थ्रू इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझाऊंगी और जो पॉइंट वाइज है उसको मैं बताती जाऊंगी। आप उसको अपने कॉपी में लिखते जाओ, क्योंकि मैं बोलूँगी आप सुनोगे वो दिमाग से फिर निकल जाएगा। तो अच्छा होगा कि आप एक साथ में कॉपी पेन ले लो। अगर आप बाहर कहीं देख रहे हो बैठ के तो प्लीज़ अच्छा होगा कि वीडियो को वहीं रोक के आप घर पे आओ, आराम से लिखो, क्योंकि ज़्यादा टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। आप आराम से उसको लेकिन लिखते जाओ। मैं बार बार कहती हूँ चीज़ों को लिखते जाओगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। चलिए, तो फटाफट कॉपी पेन ले लीजिए। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों ने कॉपी पेन ले लिया होगा। जो लोग बाहर देख रहे हैं तो आके सुनना चाह रहे हैं तो सुन लें, नहीं तो कॉपी पेन पे मैं बार बार कहूँगी ज़रूर लिखिएगा। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं श्वसन तंत्र है क्या। ठीक है, तो श्वसन तंत्र क्या है? सिंपली लोग कहते हैं कि O2 लेना और CO2 छोड़ना, ये आपका श्वसन तंत्र है। नहीं, सिंपल आपका श्वसन तंत्र की एक डिफिनेशन हो जाएगी कि बाह्य वातावरण में जो हमारे वायुमंडल है उसमें डिफरेंट टाइप्स के गैसेज होते हैं। ठीक है, वो बाह्य वातावरण से जो हम वायु, एयर, हवा जो भी हम अपने नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू लेते हैं, और इसके बाद से उसमें आपका नाइट्रोजन हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कई सारे गैसेज होते हैं जिनको हम लेते हैं और हमारे अंदर से क्रिया होके इसके बाद से CO2 हम बाहर छोड़ते हैं। तो सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है, यानी कि बाह्य वातावरण से जो हम वायु अंदर सांस के थ्रू लेते हैं और इसके बाद से हम CO2 के रूप में सांस छोड़ते हैं, वो हमारा आपका श्वसन तंत्र है। जैसे जो आपके हमारे स्वामी रामदेव हैं, तो वो आपका जो बताते हैं अनुलोम विलोम, तो सिंपल सा वही है, लेकिन उसको आप सिंपली भाषा में कहेंगे कि बाह्य वातावरण से वायु को लेना जिसमें आपके कई गैसेज होते हैं और इसके बाद से CO2 छोड़ना, ये आपका श्वसन तंत्र है। तो चलिए, तो ये श्वसन तंत्र की प्रक्रिया जो होती है ये कई तरीके से होती है, कई फेज़ होते हैं, कई ये मार्ग से होते हुए कई इसके पथ हैं। तो ये पथ, ये मार्ग कौन कौन से हैं उसको हम देख लेंगे, क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए क्या देख लेते हैं ये कौन कौन से मार्ग हैं आपके। तो फर्स्ट है आपका नोज़। ठीक है, ये आपका नोज़ पहला। तो देखिए, हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे जब तो हमको याद रहेगा कि ये जो एयर होती है वो कहाँ कहाँ से आती है, कैसे आती है। अगर हम कहीं कुछ ट्रैकिया पढ़ लिया, कहीं एल्वेओली पढ़ लिया, कहीं कुछ, अगर हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो हमको वैसे ही याद रहेगा। और हमको याद करने में, चीज़ों को नाम याद रखना, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, याद करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हम सीरियल वाइज याद करेंगे तो हमको पता चलता रहेगा कहाँ से कहाँ आता है। और जैसा जैसा मैं बोलती हूँ उसको आप अंदर से उसको फील करते जाओ कि जब आप सांस ले रहे हो तो वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो फर्स्ट है आपका नोज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जब हम सिंपली मुंह से सांस लेने के लिए तो कहा नहीं जाता है, इसीलिए नॉर्मली कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नाक से सांस लेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि नाक जो है आपका, नाक से हम सांस लेते हैं तो इसमें आपका क्या होता है, नाक से ये जो अंदर का पार्ट होता है, ठीक है, एक सेकेंड, जो अंदर का पार्ट होता है ये आपका हो जाएगा नॉस्ट्रिल। ठीक है, यानी कि नासागुहा, जो नाक में जो दोनों साइड में छिद्र होते हैं उसको नासागुहा, तो जो इंटरनल पार्ट नाक का होता है उसको नासागुहा कहा जाता है। ठीक है, ये जो होता है हमको ये सूंघने के काम आता है। ठीक है, सूंघने के काम में आता है। हम कोई चीज़ सूंघते हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि सारे गैसेज आते हैं, उसमें धूल और कण भी हमारे चले आते हैं। ठीक है, तो हमारे नाक में क्या होता है, बाल होता है। ठीक है, नाक के अंदर बाल होता है। सबसे पहले हम इसको जान लेंगे कि नाक के अंदर बाल होता है और इस नाक के बाल को नोज़ल हेयर कहा जाता है। ठीक है, नोज़ल हेयर नोट कर लीजिए, नाक के बाल को नोज़ल हेयर कहा जाता है और उसको साइंटिफिक नेम नोज़ल हेयर का है सीलिया। ठीक है, कहाँ लिखूँ मैं, सीलिया, चलिए यहीं लिख देती हूँ, नोज़ल हेयर को। ठीक है, नाक के बाल को सीलिया कहा जाता है, साइंटिफिक नेम सीलिया। क्या मैं रेड रखूँ, क्या कलर इसका रेड रखूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा, एक सेकेंड। चलिए, तो ये आपका नाक के बाल का साइंटिफिक नेम है सीलिया।
ठीक है, ये आपका साइंटिफिक सीलिया है और सिंपल से हम नाक के बाल या नोज़ल हेयर कहते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है कि ये देखिए सिंपल, यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये जो यहाँ पे मैंने किया है ये आपका एयर है जो हम बाहर वातावरण से, देखिए ये चीज़ गलत बन गया है, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। ये हमारा एयर यहाँ से और मुँह से यहाँ से आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इसको मत देखिएगा। ठीक है, गलती से वो हो गया था। तो ये क्या होता है, एयर हमारे नाक से मुंह से अंदर जाता है और इसके बाद से क्या होता है, जो हमारा सीलिया होता है यानी कि नाक के जो बाल होते इसके सीलिया होते हैं और इसके साथ ही हमारे नाक में कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है। ठीक है, देखोगे आप तो हल्का सा चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको हम म्यूकस कहते हैं। ठीक है, म्यूकस, ध्यान रखिएगा, म्यूकस, उसको म्यूकस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, म्यूकस जो होता है, जो हमारे नाक के बाल होते हैं उसमें चिपके रहते हैं। ठीक है, लगे रहते हैं। तो हम जब सांस लेते हैं तो बाहर से जो धूल के कण होते हैं वो आके उसी में चिपक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अंदर जा नहीं पाते हैं, एक तरह से हमारे फ़िल्टर का कार्य करते हैं ये नोज़ल हेयर जो होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हम जो म्यूकस होते हैं, ये हमारे जैसे बाहर से जो गैसेज आते हैं वो गर्म होते हैं और तो ये क्या करते हैं, नोज़ल हेयर और म्यूकस मिल के हमारे बॉडी टेम्परेचर और गैस के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, ताकि हमको ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और जो नाक बहती है उसको भी म्यूकस कहते हैं। ठीक है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको म्यूकस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है कि डेली पर डे, प्रतिदिन आधा लीटर, ठीक है, आधा लीटर म्यूकस हमारे नाक से निकलता है। ठीक है, आधा लीटर हमारा जो बॉडी होता है वो म्यूकस को निकालता है। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि आधा लीटर म्यूकस निकल, जिसको नाक कहा जाता है, सिंपली बच्चों में देखा होगा वो निकलता है चिपचिपा सा, तो उसको आपका म्यूकस कहा जाता है। ये डेली आपका आधा लीटर निकलता है। ठीक है, और इसके बाद से ध्यान रखिएगा कि जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो सबसे पहले शुरू होती है आपके नाक से ही। जैसे क्या होता है कि पाचन तंत्र में पाचन का कार्य हमारे मुख से शुरू होता है, वैसे ही श्वसन क्रिया में श्वसन जो शुरू होता है वो हमारे नाक से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा आ जाएगा। देखिए, पहला है आपका नाक यानी कि नोज़, दूसरा है आपका ये नासागुहा, ठीक है, मुख, और ये आपका तीसरा यहाँ पे हो जाएगा फेरेंक्स। ठीक है, फेरेंक्स हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका ये फेरेंक्स हो जाएगा और इसको हिंदी में ग्रसनी बोला जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए, इसको ये आपका फेरेंक्स और ग्रसनी कहा जाता है। ठीक है, इसका ये क्या है, ये मेनली आपके नासागुहा, ठीक है, ये आपकी नासागुहा यानी कि नोस्ट्रिल के ठीक पीछे स्थित होता है। ठीक है, फेरेंक्स जो होता है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए कि फेरेंक्स की जो आपकी स्थिति होती है वो बिल्कुल नोस्ट्रिल यानी कि नासागुहा के ठीक पीछे होता है। ये आपका क्या करता है कि जो श्वास नली होती है और जो पाचन प्रणाली होती है, ठीक है, श्वास प्रणाली और पाचन प्रणाली को अलग करता है। ध्यान रखिएगा, जो फेरेंक्स है, ठीक है, फेरेंक्स जो है वो श्वास नली और पाचन नली को यानी कि पाचन तंत्र जो फूड पाइप होता है, ठीक है, विंड पाइप और फूड पाइप को ये अलग करता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये एग्ज़ाम में पूछ भी लेता है कभी कभी कि श्वास नली और पाचन नली जो होता है, फूड पाइप होता है और जो विंड पाइप होता है वो कहाँ से अलग होते हैं, तो ये आपके फेरेंक्स पे ही होते हैं। या सिंपली पूछता है कि ये फूड पाइप और विंड पाइप कहाँ मिलते हैं, तो ये आपके फेरेंक्स पे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेन आपका यही काम है इसका। चलिए, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका चौथा। ठीक है, देखिए नंबर से आप याद करोगे सीरियल वाइज ऊपर से नीचे तक तो याद रहेगा। ठीक है, तो चौथा हो जाएगा एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस, ये चौथा आपका एपिग्लॉटिस। तो इसमें क्या है, ये जो आपका ये वाला पोर्शन, ये देखिए, ये आपका एपिग्लॉटिस है। इसमें क्या होता है कि ये आपका जो फूड पाइप और विंड पाइप है, ठीक है, ये फूड पाइप और ये विंड पाइप, ये दो आपके दो पाइप है, ये फेरेंक्स इसको अलग करता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे ये एपिग्लॉटिस होता है, ये जो कार्टिलेज का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका कार्टिलेज का बना हुआ एक पतला सा झिल्ली सा होता है जो हमारे दोनों पाइपों के ऊपर लगी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक पतली झिल्ली होती है, ये हमारे उस पर लगी होती है। और क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो ये
मतलब ये क्या होता है कि जब हम झटके से सांस लेते हैं ये बिल्कुल वाइब्रेट, मतलब हल्का सा भी होता है तो ये हिलता है, एकदम बिल्कुल बहुत ही पतला होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो ये हमारे सांस नली को ढके रहता है कि जाके ये खाना उसमें ना चला जाए, ठीक है। और जब हम खाना नहीं खाते हैं तो ये हमारे फूड पाइप को ये ढके रहता है, ठीक है। तो इसको एपिग्लॉटिस है, ये यही काम है इसका कि ये खाना को हमारे श्वास नली में नहीं जाने देता है, ठीक है। क्या होता है कभी कभी जब हम झटके से खाना खाते समय बोल देते हैं तो ये जो क्या होता है इसको समझ में नहीं आता क्या करना है, तो ये कभी कभी ये पार्ट की खोल देता है जिससे हमको खांसी आ जाती है या गले में मतलब कभी कभी वोमिटिंग भी आने लगती है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। इसका काम यही है कि ये दोनों को ढकता है कि मतलब खाना ये ऊपर, जब हम खाना खाते हैं तो ये ऊपर की तरफ खुल जाता है और खाना हमारे आपके फूड पाइप में आ जाता है आराम से। खाना हमारे फूड पाइप में आके सीधे हमारे अमाशय में चला जाता है और जो जो बाहर से हम वायु लेते हैं वो आपका पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो एपिग्लॉटिस का यही काम है कि ये हमारे ढकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका लैरिंक्स, ठीक है। लैरिंक्स ये आपका जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यानी कि कंठ या स्वर यंत्र, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये आपका लैरिंक्स हो जाएगा। इसका काम क्या है ये हमारा ध्यान रखिएगा, ये आपका पहला दूसरा चौथा ये आपका पांचवा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप नंबरिंग खुद कर लीजिएगा, मुझे यहाँ कर देना चाहिए तो वो नहीं कर पाई, मैं भूल गई, सॉरी। तो चलिए, ये आपका लैरिंक्स हो जाएगा, ये आपका लैरिंक्स है ये पार्ट, ठीक है। यहाँ मैंने कर ही दिया है लेबलिंग, आप उसको देख लीजिएगा। तो इसका मेन काम क्या है कि ये हमारे फेरिंग्स और ट्रैकिया को, ठीक है, ये हमारे फेरिंग्स और ट्रैकिया को जोड़ता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये हमारे फेरिंग्स और ट्रैकिया को जोड़ता है। यह श्वास नली के ऊपर व नासिका के सामने उपस्थित होता है, ठीक है। यह श्वास नली के ऊपर व ग्रसिका के सामने उपस्थित होता है। एक नली है जिसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो इसकी लंबाई आपके 5 सेंटीमीटर लगभग होती है। इसको ये वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारी आवाज़ निकलती है ये यहीं से निकलती है, ध्यान रखिएगा। ये मेन चीज़ क्या है कि हमारे फेरिंग्स और ट्रैकिया को जोड़ता है लैरिंक्स, ठीक। और इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो हम बोलते हैं इसी की वजह से बोलते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये आपका हवा से टकरा के ये आपकी आवाज़ बनती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये जो लैरिंक्स होता है ये हमारे विंड पाइप पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये हमारे विंड पाइप पे होता है, नोट कर लीजिए। लैरिंक्स जो होता है वो हमारे विंड पाइप पे होता है, ठीक है। और ये ध्वनि उत्पादन यानी कि आवाज़ निकालने का कार्य करता है, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक। अब आपका लैरिंक्स हो गया। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये एडम सेप्पल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एडम सेप्पल क्या है इसको भी आप चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। क्या होता है कि ये थायराइड का बना हमारे यहाँ पे एक गोल सा निकला होता है, ये हमारे मेल में होता है, ठीक है। ये हमारे क्या होता है कि जो हमारे गले में जो हेवाइड बोन होती है उससे जुड़ा होता है, ठीक है, जुड़ा होता है। और इसके बाद से जो आपने देखा होगा कि जो मेल पर्सन होता है, जो पुरुष होते हैं, उनके गले में थोड़ा सा किसी किसी में ये बहुत ज़्यादा निकला होता है, तो ये वही है एडम सेप्पल, ठीक है। एडम सेप्पल होता है, ये लैरिंक्स के ऊपर एक थायराइड कार्टिलेज का बना होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका एडम सेप्पल है मैंने येलो से दिखाया है लेकिन ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पे बना है, ठीक है। ये थायराइड कार्टिलेज का बना होता है और ये मतलब साउंड को लड़कियों में होता है लेकिन इसको मेनली मेल में ही कहा जाता है। ये साउंड को हमारे कंट्रोल करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका एडम्स एप्पल के बाद आ जाएगा आपका ट्रैकिया। ध्यान रखिएगा, मैं जैसे सीरियल वाइज बता रही हूँ आप वैसे ही पढ़िएगा और बार बार मैं कह रही हूँ नोट्स प्लीज़ अपना बनाइए आप, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है आपका, ये आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला आपका ट्रैकिया है।
चलिए, तो इसमें क्या है देखते हैं। ये जो ट्रैकिया की लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ट्रैकिया की लंबाई जो होती है, आपकी लेंथ जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्रैकिया की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है और ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। कार्टिलेज का बना होता है। इसमें 16 से 20 हाफ कार्टिलेज, हाफ रिंग के अधूरा रिंग, जैसे ऐसे 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 बना हुआ, ये जो छल्ला टाइप का बना है ये हाफ सर्कल, हाफ रिंग होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है। और इनकी संख्या जो ये आपका 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच होता है, इनकी संख्या आपकी ये जो अधूरा रिंग है, जो हाफ रिंग है, इस ये आपकी 16 से 20 होती है, ठीक है। 16 से 20 ये कार्टिलेज की हाफ रिंग होती है। पूछ सकता है एग्जाम में कि ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है, या इसमें जो आपके हाफ रिंग होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो सॉरी, इनका संख्या कितनी होती है, तो ये आपकी 16 से 20 होती है, ठीक है। क्या करता है कि ये ट्रैकिया जो होता है हमारे, जो ये सीना होता, सॉरी वक्ष जो होता है वो हमारे लंग्स में आगे चल के बढ़ता है, ठीक है। तो ट्रैकिया का फर्स्ट जो आपका डिवीज़न होता है, जो पहला भाग होता है, उसको हम ब्रोंकियल्स बोलते हैं, ठीक है। उसको हम ब्रोंकियल्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड मैं इसको फिर से कर देती हूँ आपको। ये हमारा चीज़ें समझाना पड़ेगा, ये हमारा लंग्स है, ध्यान रखिएगा। ये सारा आपका ये हमारा लंग्स है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका ब्रोंकियस है, जो ट्रैकिया आगे चल के ये बढ़ जाता है, ये ठीक है। ट्रैकिया के बाद ये आपका ब्रोंकस है, ब्रोंकस से आगे चल के ये दो भागों में आपका बढ़ जाता है। इसी को यहाँ से ट्रैकिया है, ये इधर लेफ्ट लंग्स में और राइट लंग्स में चला जाता है, तो यही आपका ब्रोंकस है। तो यानी कि एयर, आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा बताने का मतलब है कि एयर इसी के रास्ते सब सारे जितने जो हमारे बॉडी के बाहर से हमने वायु लिया है वो एयर इसी के रास्ते चले आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से जब ब्रोंकस, जो ट्रैकिया का फर्स्ट डिवीज़न जो होता है वो ब्रोंकस होता है, तो ये आपका एयर इधर राइट और ये लेफ़्ट लंग्स में चला जाता है, ठीक है। तो ये जाता कैसे, यहाँ से तो ब्रोंकस हुआ, फिर इसके बाद से ये आगे चल के ये ब्रोंकियल्स, ठीक है, एक सेकेंड इसको मैं दिखाऊंगी, ये देखिए, ठीक है। ये ब्रोंकियल्स, ये वाला पार्ट आपका ब्रोंकस है, लेकिन ये जो आगे पेड़ पतली पतली टहनियों के रूप में हो जाते हैं, ये ब्रोंकियल्स है। यानी कि एयर जो होती है यहाँ ट्रैकिया ब्रोंकस के थ्रू हमारे लंग्स में ऐसे 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 से ये फैल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ब्रोंकियल्स है। इसके बाद से जो फर्स्ट डिवीज़न आपका ट्रैकिया का ब्रोंकस हुआ और सेकंड इसका ब्रोंकियल्स हुआ, ये ब्रोंकस का फर्स्ट डिवीज़न ब्रोंकियल्स हुआ, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ट्रैकिया का कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, या ट्रैकिया का फर्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट। तो ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये आपका थर्ड है, ध्यान रखिएगा। और ब्रोंकस का ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। चलिए, तो इसको आप समझ जाओगे। तो एयर जो है ये आके लंग्स में ब्रोंकियल्स के रूप में हमारे पूरे लंग्स में फैल जाएगा। ये दोनों तरफ होता है, लेकिन मैंने समझाने के लिए सिर्फ इसको एक साइड में बताया है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो एयर होता है, ठीक है, एयर आपका ट्रैकिया के थ्रू, ब्रोंकस के थ्रू ब्रोंकियल्स में आता है। ब्रोंकियल्स के बाद ये जो एयर होता है ये हमारे, ये ट्रैकिया जो होता है ये एल्वियोली में, ठीक है, एल्वियोली को कूपिका कहते हैं, ठीक है। ब्रोंकियल्स को श्वसनिका कहते हैं, ब्रोंकस को श्वसनी कहते हैं हिंदी में। और देखिए, लेकिन आप नाम इंग्लिश में ही याद रखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपका क्या होता है, ये यहाँ पे जो ट्रैकिया होती है ब्रोंकस के बाद, ब्रोंकियल्स के बाद छोटे छोटे एल्वियोली में, ठीक है, ये एल्वियोली जो होते हैं अंगूर के आकार के होते हैं, ठीक है। फेफड़ा, आप देखिएगा फेफड़ा डिवाइड हो गया, फिर इसके बाद से ये छोटे छोटे अंगूर के रूप में, ये देखिए जैसे बहुत सारे अंगूर के गुच्छे होते हैं वैसे होते हैं। तो ये हमारे एक लंग्स में, ठीक है, ये करीब आपका मतलब 2.5 से 3 मिलियन, ठीक है, ये आपके एल्वियोली एक लंग्स में होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि दोनों लंग्स में ये कितने होते होंगे, ठीक है। तो मतलब कहीं कहीं 1.5 मिलियन में मिलता है, कहीं कहीं 1 मिलियन में मिलता है, कहीं कहीं 300 मिलियन मिलता है। इसको आप लगभग 300 मिलियन मांग के चलो। ये हमारी पूरी बॉडी में ये ऐसे फैला रहता है। तो एयर यहाँ पे जो हमारे CO2, नाइट्रोजन, O2 सारे जो गैसेज होते हैं आके यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। ये अंगूर के आकार के होते हैं और ये
300 मिलियन के करीब होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो एल्वियोली है, ठीक है, एल्वियोली जो है ये आपका लंग्स का यानी कि श्वसन का, ठीक है, जो श्वसन तंत्र में जो लंग्स मेन इसका वर्क करता है। तो जो आपका जो हम ये हार्ट से जो अशुद्ध रक्त आता है, ठीक है, जो नॉन प्योरीफाइड ब्लड आता है, और जो हम कहते हैं कि गैसों का विनिमय यानी कि जो हमारे लंग्स में जाके वो प्योरीफाइड ब्लड होता है, मेनली वो ब्लड जो प्योरीफाइड होता है यहीं हमारे एल्वियोली में होता है। जो नॉन प्योरीफाइड ब्लड हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में आता है, ठीक है, वो लंग्स में आने के बाद यही आपका इधर से एयर आई, ठीक है, नॉन प्योरी जो बाहर से हमने वायु लिया, और आपका जो पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसके थ्रू नॉन प्योरीफाइड ब्लड यहाँ आया। ठीक है, ब्लड क्या करता है, देखिए एक सेकेंड, ठीक है, जो हमने एयर लिया यहाँ आया, और इधर से हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा नॉन प्योरीफाइड ब्लड आया। यहाँ पे आपका क्या होता है, फिर इसके बाद से हाँ ये देखते हैं कि जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये आपका जो गैसों का विनिमय होता है या गैसों का एक्सचेंज होता है वो हमारा यहीं पे होता है, और इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, आपका डिफ्यूज़न। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिफ्यूज़न, एक सेकेंड, डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूज़न आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डिफ्यूज़न जिसको हिंदी में विसरण कहा जाता है। ठीक है, डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है। इसके बाद से लिख लीजिए आप लोग, डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू इसके बाद क्या होता है, जो बाहर से जो गैस आती है, इधर से जो आपका जो बॉडी में आपके गैसेज होते हैं, तो उससे मिल के डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स में रह जाता है, एल्वियोली में रह जाता है, और CO2 जो होता है हमारे बाहर चला जाता है। ठीक है, इसके बाद से जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू नॉन प्योरीफाइड ब्लड आता है, वो यहाँ पे आपका जो ये यहाँ पे सेल्स होते हैं, उससे ये प्रक्रिया करके यहाँ से क्या होता है कि जो CO2 क्या होता है हमारे ब्लड में मिल जाता है, और हमारे RBC में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन मेन काम होता है हीमोग्लोबिन का, वो जो रेड ब्लड RBC होता है वो हमारे उसका हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे एल्वियोली से O2 लेकर, ठीक है, फिर इसके बाद से वो ब्लड को प्यूरीफाई कर देता है, और इसके बाद से पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे हार्ट में चला जाता है, यानी कि लेफ़्ट ऑरिकल में चला जाता है। लेफ़्ट ऑरिकल से हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से अरोटा में जाता है, और अरोटा हमारे डिफरेंट जो कैपिलरीज होती हैं उनके थ्रू हमारे बॉडी के डिफरेंट कई सारे सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी के जो पार्ट होते हैं वहाँ पे प्यूरीफाइड ब्लड भेज देता है। ठीक है, जो प्रोसेस होते हैं ये यहीं पे होता है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आपका एयर यहाँ से यहाँ, और मेन प्रोसेस आपका यहाँ एल्वियोली में होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका एल्वियोली है, ठीक है, एल्वियोली जो है ये लंग्स का संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, एल्वियोली जो है वो लंग्स का संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, यानी कि ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये लंग्स का एल्वियोली जो है ये हमारे लंग्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, और इसके बाद से संरचना उसका, और ये क्रियात्मक जो मेन क्रिया जो होती है वो हमारे इसी में होती है। तो इसीलिए एल्वियोली को फेफड़े का संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। और ये जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो डिफ्यूज़न यानी कि विसरण, ठीक है, हिंदी में विसरण कहते हैं, डिफ्यूज़न प्रक्रिया के थ्रू ये होता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ लीजिए कि एल्वियोली को कुपिका कहते हैं हिंदी में, और ब्रोंकियल्स आपका श्वसनिका, ट्रैकिया को ट्रैकिया ही बोलते हैं, ब्रोंकस आपकी श्वसनी है। ठीक है, ट्रैकिया का ये पार्ट ये ब्रोंकस है, इसके आगे चल के ये श्वसनिका में, ये फर्स्ट इसका, सेकंड है, ये आपका थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो और इसके बाद से सारे आपके जो होते हैं ऑक्सीजन, ये सारे ब्लड में नहीं चले जाते हैं, ये हमारे लंग्स में कुछ स्टोर भी रहते हैं जिसको एल्वियोलस कहते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं कि ये आपका जो होता है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठा होके रह जाते हैं, और इसीलिए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। वो वहीं पे स्टोर रहते हैं, सारे के सारे इसको ब्लड में दे नहीं जाता। जैसे हमारा होता है ना, घर के तिजोरी में कुछ रखा जाता है कि हाँ कब ज़रूरत पड़े, तो उस ज़रूरत के लिए हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको जो बचा रहता है ऑक्सीजन उसको सेव रखता है।
ठीक है। तो हमारे ग्लूकोज से ये करके जो ऊर्जा बनती है, तो आप अभी आगे डिटेल में इसको पढ़ोगे तो यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है, तो वो आपका ऊर्जा के रूप में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में सेफ रहता है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। चलिए, तो इन चीज़ों के बाद हम ये देख लेते हैं कि हमने वहाँ तक पढ़ लिया एल्वियोली तक। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे इसको हम बना रही है, यहाँ पे आपका कुछ होता है जो ऑक्सीजन बच जाते हैं, जिसको एल्वियोलस कहते हैं, वो बच जाते हैं ऐसे ही, और हमारा ग्लूकोज से आपका प्रोसेस होता है। इसके बाद से वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के रूप में स्थित जब सेफ रहते हैं, जब उनको बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो माइटोकॉन्ड्रिया उनको वो एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद से कुछ चीज़ें इसमें देख ली, इतनी चीज़ें तो इसकी आपकी लंग्स की समझ में आ गई। ठीक है, याद रखिएगा, नोट करते जाइए, आप नोट कर रहे हो तो इसमें क्या है, क्या होता है कि जो हमारा लंग्स होता है, ठीक है, ये जो हमारा लंग्स है, ठीक है, ये हमारे रिब केस, ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने ये रिब केस बनाने की कोशिश करी थी। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, एक सेकेंड, ये आपका रिब केस है, यानी कि रिब केस के थ्रू हमारा लंग्स जो होता है वो सुरक्षित होता है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको पूरा पार्ट बताया था जो ट्रैकिया एल्वियोली ब्रोंकस का, और इसको हमने आपका रिब केस के थ्रू बताया है कि समझाने की कोशिश करी कि लंग्स जो हमारा रिब केस के थ्रू सेफ रहता है। ठीक है, इसके बाद से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये आपका राइट लंग्स है, ये आपका लेफ़्ट लंग्स है। ये आप सामने से देख रहे हो, लेकिन आप बिल्कुल इसके पीछे बैक करके कर जाओगे तो यानी कि आपका ये राइट लंग्स है, ये लेफ़्ट लंग्स है। ध्यान रखिएगा, राइट लंग्स जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, राइट लंग्स जो होता है वो बड़ा होता है, और लेफ़्ट लंग्स जो होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसके बाद से राइट लंग्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इन्फीरियर लोब। ठीक है, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, इन्फीरियर लोब। ठीक है, और इसके बाद से लेफ़्ट लंग को सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब के में डिवाइड किया गया है। और ये राइट लंग्स आपका बड़ा होता है, इसलिए इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, इसके कार्य अलग हैं। और इसके बाद से ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये वाला ये जगह नहीं होगा। ठीक है, ये गलती से बन गया था, ये हमारा शेप यहाँ से ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है, गुहा होता है। ठीक है, यानी कि होल टाइप का होता है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगा, ये आके यहाँ से ऐसे हल्का सा गड्ढा होता है। मैंने ये बाद में इसको बनाया है, तो इसको कहते हैं कार्डियक नोच। ठीक है, कार्डियक नोच यानी कि कार्डियक पायदान, हिंदी में इसको कार्डियक पायदान कहा जाता है। ठीक है, कार्डियक पायदान कहा जाता है। क्या है कार्डियक पायदान? क्या होता है कि हम आपको पता है कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट हमारा क्या होता है, हमारे लेफ़्ट साइड में होता है। तो ये जो ये कार्डियक नोच है यानी कार्डियक पायदान है, तो जो हमारा हार्ट है, सिंपल सा जो हार्ट है वो हमारा ये यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लेफ़्ट साइड में ये घुसा हुआ है लंग्स में। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये छोटा है, ये इसका यहाँ शेप होता है। जो हमारा हार्ट है इसके अंदर हल्का सा ये घुसा हुआ होता है, तो इसीलिए इसको कार्डियक नोच कहते हैं, जो गड्ढा टाइप का होता है इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसीलिए लेफ़्ट लंग्स आपका छोटा होता है। चलिए, तो कार्डियक नोच भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, ये क्या है, ये जो हमारे लेफ़्ट हार्ट और राइट हार्ट के बीच में जो ये स्पेस है, इसको मेडियास्टेनम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लेफ़्ट लंग्स और राइट लंग्स, ठीक है, लेफ़्ट लंग्स और राइट लंग के बीच में जो ये स्पेस होता है इसको मेडियास्टेनम कहा जाता है। ठीक है, लास्ट है आपका, फिर हम देख लेते हैं डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम क्या है, ये आपका डायफ्राम है। इसमें क्या है कि इसका आकार बदलता रहता है। ध्यान रखिएगा, इसका आकार बदलता रहता है। जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका ऊपर तक चला जाता है, जब हम छोड़ते हैं तो ये आपका ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका इसकी आकृति जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। ठीक है, कहीं कहीं आप इसको आप ऐसे भी दिखोगे डायफ्राम को। ठीक है, देखिए इसमें ये डायफ्राम, इसमें जी आपका साइलेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका कार्य क्या है, इसका मेन आपका जो वर्क है, ये क्या करता है, हमारे वक्ष को और हमारे पेट को, यानी कि हमारे चेस्ट को, ठीक है, और हमारे स्टमक को ये डिवाइड करता है। ठीक है, इसका मेन काम यही है कि हमारे वक्ष को, हमारे स्टमक को, पेट को ये डिवाइड करता है, इसका मेन यही काम है।
तो चलिए इसको थोड़ा सा हम और भी समझ लेते हैं। जो ये हम श्वसन क्रिया होती है तो इसमें क्या होता है, ये दो तरीके से होता है, अंतः श्वसन व बाह्य श्वसन। ठीक है, अंतः श्वसन व बाह्य श्वसन। जब हम सांस बाहर से वायु लेते हैं, जो एयर लेते हैं, उसको हम अंतः श्वसन बोलते हैं। ठीक है, मेरी राइटिंग तो ऐसे ही बड़ी है, आप लोगों को पता है। और ये आपका बाह्य श्वसन। ठीक है, बाह्य श्वसन। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, अंतः श्वसन में, अंतः श्वसन में क्या होता है कि हम जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन होता है वो हम 78%, ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है वो हम 78% बाहर से लेते हैं। और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो हम 20%, ठीक है, 20% आपका ऑक्सीजन। और इसके बाद से जो CO2 होता है, ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं कलर ही चेंज कर दूँ। और CO2 जो होता है वो आपका, एक सेकेंड, CO2 आपका 0.04%। ठीक है, आपका जो CO2 का होता है ये इतना ही परसेंट होता है, क्योंकि हम बाहर से जो लेते हैं वो हम ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। मेन यहाँ पे हमारा काम होता है O2 और CO2 का। ठीक है, तो गैसेस तो सारे आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे CO2 O2 पढ़ रहे हैं। तो 20% आपका CO2 होता है और आपका 0.04% आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जब हम बाह्य श्वसन करते हैं, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो होता है वो हमारा 78%। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है हमारा 78% ही रह जाता है। लेकिन O2 जो होता है, ठीक है, O2 जो है आपका वो आपका 16% हो जाता है। ठीक है, O2 जो होता है वो आपका 16%, ठीक, 16% हो जाता है। और जो CO2 होता है वो हमारा 4% होता है। ठीक है, आपका, एक सेकेंड, CO2 ये आपका 4%, इसको भी मैं कलर चेंज कर दूं, ये आपका हो जाएगा 4%। ठीक है, क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन और आपका O2 जो होता है ये O2 हो जाएगा, ऑक्सीजन, यानी कि ये आपका 20% होता है और CO2 आपका 0.04% होता है। और बाह्य श्वसन में जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं, जब हम सांस निकालते हैं, तो उसमें 78% हम नाइट्रोजन छोड़ते हैं और 16% जो होता है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और इसके बाद से 4% आपका CO2 रहता है। ठीक है, तो ये आपका जो श्वसन जो होता है उसकी प्रक्रिया, यानी कि प्रकृति से जो हम गैस लेते हैं, जो हम वायुमंडल से, वातावरण से जो गैस लेते हैं, उसका ये परसेंटेज है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं लंग्स के बारे में। ठीक है, तो लंग्स क्या है, एक सेकेंड, लंग्स से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो हमारा फेफड़ा होता है, फेफड़े को, लंग्स को हिंदी में फेफड़ा कहते हैं। और फेफड़ा जो होता है वो, लंग्स जो होता है वो हमारा गुलाबी कलर का होता है। ठीक है, इसका जो कलर होता है वो गुलाबी कलर का होता है। और वेट जो होता है इसका, आपका वेट, एक सेकेंड, वेट इसका 450 ग्राम से 500 ग्राम होता है। ठीक है, 450 से 500 ग्राम होता है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा लंग्स होता है वो स्पंज की तरह होता है। ठीक है, स्पंज के जैसे होता है। ठीक, और इसके बाद से, एक सेकेंड, जो इसका अध्ययन होता है, जो फेफड़े का अध्ययन होता है, उसको कहा जाता है पुल्मोनोलॉजी। ठीक है, एक मिनट, पुल्मोनोलॉजी। ठीक है, लंग्स के अध्ययन को पुल्मोनोलॉजी कहते हैं। ठीक, इसके बाद से क्या होता है कि जो हमारा लंग्स होता है, ठीक है, सिंपली जो हमने बताया ये आपका लंग्स है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि बाहर से एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ठीक है, जो आपका लंग्स होता है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है उसकी सुरक्षा के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको बोला जाता है प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक, ध्यान रखिएगा, उसको प्लूरा मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये क्या होता है, इससे एक प्लूरा मतलब जो मेम्ब्रेन होता है, इससे एक रस टाइप का निकलता है, लिक्विड निकलता है, जो हमारे
घर्षण मतलब ऐसा ना हो कि उसको प्रॉब्लम हो, तो वो उसको सॉफ्ट बनाए रखने के लिए ये आपका निकलता है, जिससे हमारे लंग्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसको आपका जो निकलता है लिक्विड उसको प्लूरा बोला जाता है। ठीक है, जो कवर्ड होता है उसको प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो उसमें से एक लिक्विड निकलता है उसको प्लूरा बोला जाता है। चलिए, फिर इसके बाद से हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो लंबा थोड़ा सा बन रहा है बट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, क्या है इसमें कि मनुष्य 1 मिनट में, ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलता है मनुष्य जो 1 मिनट में क्या होता है 12 से 14 बार सांस लेता है। ठीक है, मनुष्य 1 मिनट में 12 से 14 बार सांस लेता है। ठीक है, कहीं कहीं पे ये आपका 16 बार भी मिलता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 12 से 14 या 16, मेनली ध्यान रखिएगा 16 बार ही लिखिएगा आप। ठीक है, मनुष्य 1 मिनट में 12 से 14 बार सांस लेता है। फेफड़े की यूनिट क्या है? ठीक है, फेफड़े की यूनिट क्या है? तो ये आपकी एल्वियोली है। ठीक है, यानी कि उसका मेन जो पार्ट है लंग्स का वो हमारा एल्वियोली है। नेक्स्ट है आपका मनुष्य 1 मिनट में 7 से 8 लीटर वायु लेता है और छोड़ता है। ठीक है, 7 से 8 लीटर। ठीक है, 7 से 8 लीटर वायु छोड़ता है और लेता है। फिर है इसके बाद से मतलब मनुष्य एक दिन में 550 लीटर ऑक्सीजन अंदर लेता है। ठीक है, ये कुछ टॉपिक थे, आई होप कि आपको समझ में आएंगे, आपको अच्छे लगेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कि देखिए मैंने जो आपका मेन चीज़ें थी वो मैंने बताने की कोशिश करी और आई होप कि आपको वो चीज़ें समझ में भी आई होंगी। तो ध्यान रखिएगा, पूरा पढ़िएगा और नहीं जहाँ कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको आपको बताने की कोशिश करूँगी। और इससे अभी मैं आपको मतलब जो ऑब्जेक्टिव वन लाइनर हो सकता है या मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इस टॉपिक से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो देने की कोशिश करेंगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत में लगी है, तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट्स कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, इस डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। वहाँ तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन इस डायग्राम को आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, चीज़ें आपको बहुत ईजिली वे में समझ में आ जाएंगी। ओके, तो वीडियो अच्छा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।